गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, जिसे कि साख नियंत्रण की विधियां के रूप में भी जाना जाता है, पर हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत सामान्य है। सामान्य रूप से अगर आप थोड़ा सा इसको एक दो बार भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग सभी पेपर्स में इससे कोई ना कोई प्रश्न या तो मेजर प्रश्न आता है या टिप्पणी के रूप में जरूर पूछा जाता है कि साख नियंत्रण की कभी आपसे पूछ लिया मात्रात्मक विधियां बताइए, कभी आपसे पूछ लिया कि गुणात्मक विधियां बताइए, या किसी न किसी रूप में साख नियंत्रण से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वीडियो उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली चीज, जब हमने रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में पढ़ा था, रिजर्व बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, तब हमने आपको वहां एक डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण या मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। तब हमने ये डिस्कस किया था कि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वही वीडियो लेकर आज हम आपके साथ उपस्थित हैं। तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि रिजर्व बैंक के द्वारा केवल बैंकों पर नियंत्रण करने का कार्य ही नहीं किया जाता, वरन देश की जो भी मौद्रिक नीति है उस मौद्रिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भी रिजर्व बैंक का होता है। देश में आर्थिक स्थायित्व किस प्रकार से रहे, देश में बेरोजगारी की दर कैसे कम हो, देश में किस प्रकार से बहुत अधिक मंदी भी न आए और बहुत अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति भी न हो, देश में बहुत ज्यादा व्यापार चक्रों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो, ये सारे कार्य रिजर्व बैंक, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो इस वजह से मेनली हमको ये समझना है कि क्या जरूरत है कि मुद्रा की पूर्ति पर रिजर्व बैंक नियंत्रण रखे या क्यों वह साख को नियंत्रित रखता है। तो इसके बारे में दो चार बात मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली चीज तो देखिए कि अगर रिजर्व बैंक के द्वारा सबसे पहली महत्वपूर्ण काम क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा आंतरिक कीमतों में स्थिरता का प्रयास किया जाता है। अगर देश में कीमतों में स्थिरता होगी तो विदेशी लोग हमारे यहाँ निवेश करेंगे, पर अगर कीमतों में अस्थिरता का माहौल होगा तो विदेशी लोग इस चक्कर में भी निवेश नहीं करेंगे कि कहीं कीमतें गिर जाएगी तो हमको लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। तो पहला उद्देश्य जो है वो कीमतों के नियंत्रण का है या आर्थिक स्थिरता का है। वो सबसे पहली चीज आंतरिक कीमतों में स्थिरता की बात करता है। दूसरी चीज विदेशी विनिमय दर, जैसे कि मान लीजिए $1 बराबर है हमारा 73 रुपीज, तो ये विदेशी विनिमय दर है, इसको भी स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। अगर विनिमय दर भारत के विपक्ष में होती है तो हमारे आयात महंगे हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित रखने का, उसका उद्देश्य होता है कि अलग अलग देशों के साथ जो हमारी विनिमय दर है, विनिमय दर से तात्पर्य एक देश की मुद्रा का, एक देश जैसे अमेरिका की डॉलर का भारत की मुद्रा में, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो मूल्य होता है उसको विनिमय दर कहते हैं। तो दूसरा इसका उद्देश्य होता है विनिमय दर को स्थिर रखना। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार में कभी समृद्धि का काल आता है, कभी पुनरुत्थान का काल आता है, कभी मंदी का काल आता है, तो ये व्यापार चक्रों की वजह से कोई व्यापार कभी ऊपर चढ़ता है, कोई व्यापार नीचे चढ़ता है। और जब व्यापार बहुत नीचे होता है या मंदी की स्थिति होती है तो बहुत सारी फैक्ट्रियों के बंद होने की कगार हो जाती है, वहां के जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो व्यापार चक्रों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से भी रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा देश का आर्थिक विकास करना है, देश को आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ कीमतों में स्थिरता रहे। जब कीमतों में स्थिरता होगी तो एक निवेशक ये अनुमान लगा पाएगा कि मैं जो निवेश करूंगा उससे मुझे क्या लाभ हो सकता है, या मुझे जो रिस्क फैक्टर है मेरे निवेश में वो कितना है। तो उस दृष्टि से भी कीमतों में स्थिरता बहुत आवश्यक है। तो इसके अलावा और भी ऐसे कारण हैं जैसे देश में रोजगार के स्तर को बनाए रखना, बेरोजगारी की दर जो है वो कम हो, लोगों को रोजगार मिले। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा देश में आर्थिक स्थिरता स्थापित करने के लिए, देश को व्यापार चक्रों से देश की सुरक्षा या कीमत, व्यापार चक्रों से देश की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा करने के लिए, कीमतों में आंतरिक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए, विदेशी विनिमय दर में
बहुत ज्यादा परिवर्तन हो। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है। अब केंद्रीय बैंक के द्वारा जो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और दूसरा गुणात्मक नियंत्रण की बात की जाती है। तो मुख्य रूप से हम साख नियंत्रण की विधियां या मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण की विधियों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया। पहली मात्रात्मक मेथड से, क्वांटिटेटिव मेथड से, और दूसरा क्वालिटेटिव मेथड से। तो मात्रात्मक में हमने लिया है बैंक दर है, खुले बाजार की क्रिया है, इसको हम बोलते हैं नगद कोषानुपात में परिवर्तन, ये तरल कोषानुपात में परिवर्तन। उसके बाद अभी रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट आती है। उसी प्रकार से गुणात्मक विधियां जो है हमने यहाँ पर डिस्प्ले करी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी विधि के द्वारा क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक दर क्या होती है और बैंक दर से किस प्रकार से साख को नियंत्रण किया जाता है। तो देखिए, बैंक दर वह सबसे पहली चीज ये देखिए कि बैंक दर देश में साख की मात्रा को नियंत्रित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है। आप समझिए कि अगर मान लीजिए व्यापारिक बैंकों को पैसा चाहिए तो वो कहां जाएंगे, वो रिजर्व बैंक के पास जाएंगे। तो जिस दर पर रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को उधार दिया जाता है उसको हम बोलते हैं बैंक दर। मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई 5% पर बैंकों को उधार देती है, बैंक हमको 11% पर उधार देता है, और ये 6% का जो मार्जिन होता है वो मार्जिन मनी जो होती है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अब बैंक दर के माध्यम से बाजार में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण रिजर्व बैंक कैसे करता है। अगर मान लीजिए किसी समय उसको मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना है, मुद्रा की पूर्ति का संकुचन करना है, बाजार से मुद्रा की पूर्ति को कम करना है, तो वो क्या करेगा, बैंक दर को मान लीजिए उसने 7% कर दिया। अब 7% करने से व्यापारिक बैंक अपना इसमें 6% जोड़कर 13% पर उधार देंगे। तो जब बैंक दर ज्यादा होगी तो कंज्यूमर पैसा उधार कम लेंगे, निवेश के लिए, कोई मकान बनाने के लिए पैसा लेता है, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा लेता है, तो वो पैसा कम उधार लिया जाएगा। क्योंकि जब बैंक दर ज्यादा होगी यानी व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगा पैसा मिलेगा, अधिक ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, तो वो अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर पैसा देंगे। तो जब ग्राहकों को अधिक ब्याज दर पर पैसा मिलेगा तो ग्राहकों की जो उधार की मांग है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बैंक दर और उधार की मात्रा में उल्टा संबंध होता है। जब बैंक दर मान लीजिए 8% है तो बैंकों के द्वारा उधार C1 ही लिया जाएगा, और बैंक दर कम होती है तो उधार ज्यादा लिया जाएगा। तो अब देखिए, किसी समय रिजर्व बैंक को ये लगता है कि देश में मंदी का माहौल है, कीमतें कम हो रही है, लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोगों को लाभ कम हो रहा है, तो देश में वह मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहता है। तो वो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा, बैंक दर को कम कर देगा। जब वो बैंक दर कम कर देंगे तो व्यापारिक बैंकों को जब पैसा सस्ता रिजर्व बैंक से उधार मिलेगा तो वह अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर उधार देंगे। तो बैंकों जो बहुत सारे लोग हैं वो बैंकों से उधार लेंगे, और उधार लेंगे तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। कभी रिजर्व बैंक को ये लगता है कि बाजार में पहले से ही मुद्रा ज्यादा है, मुद्रा ज्यादा होने की वजह से कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, बैंक दर को बढ़ा देगा। बैंक दर बढ़ाने से व्यापारिक बैंकों का लोन महंगा हो जाएगा, लोन या व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो उधार दिया जा रहा पैसा है वो महंगा हो जाएगा। महंगा होने से व्यापारिक बैंकों के साख की मांग कम हो जाएगी, लोग व्यापारिक बैंकों से उधार कम लेंगे, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति कम होने से बाजार में कीमतों पर नियंत्रण स्थापित होगा। तो जो पहली चीज है वो ये है कि बैंक दर के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि बैंक दर ज्यादा होगी तो उधार कम लिया जाएगा, और बैंक दर कम होगी तो उधार ज्यादा लिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि सबसे पहली चीज क्या है, बैंक दर क्या है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों पर कटौती की जाती है, या व्यापारिक बैंकों को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। तो ये दर
और उधार की राशि में उल्टा संबंध होता है। यदि बैंक दर ज्यादा होती है तो व्यापारिक बैंकों के लोन कम बिकते हैं, कम लिए जाते हैं व्यापारिक बैंकों से, और अगर बैंक दर कम होती है तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा लोन ज्यादा दिए जाते हैं। तो पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि बैंक दर से किस बैंक दर कब सफल होगी। तो पहली चीज ये है कि अगर बैंक दर तभी सफल होगी जब बैंक दर का प्रभाव सभी ब्याज दर पर बराबर पड़ता हो। यानी कृषि के लिए जो लोन लिया जा रहा है, चाहे वो कार खरीदने के लिए लिया जा रहा है, चाहे मकान बनाने के लिए लिए जा रहा है, चाहे उद्योग लगाने के लिए लिए जा रहा है, सभी ब्याज दर पर अगर बैंक दर, जैसे मान लीजिए पहले ब्याज दर थी 5%, 5% पर बैंक उधार लेते थे और उद्योग को देते थे 11% पर, मकान के लिए देते थे 10% पर, और अगर वो कार खरीदने के लिए 13% पे देते थे। अब रिजर्व बैंक अगर 7% कट जाता है और ये 7% की वजह से ये 13% हो जाती है, ये 12% हो जाती है और ये 15% हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये सभी ब्याज दर 2% बढ़ी है। देखिए यहाँ 5 to 7 हुआ तो 11 to 13 हो गया, 10 की जगह 12 हो गया और 13 की जगह 15 हो गया। तो बैंक दर तभी सफल होगी जब बैंक दर का प्रभाव सभी ब्याज दर पर बराबर पड़े, और दूसरी चीज अर्थव्यवस्था में लोच हो, इलास्टिसिटी हो। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी ब्याज दर पर उधार मिले, इंडस्ट्रीज वाले को उधार लेना ही है या किसान को उधार लेना ही है। अगर इस प्रकार की मजबूरी होगी तो बैंक दर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लो सील है, लो सील का मतलब है ब्याज कम होने पर पैसा ज्यादा उधार लिया जाता है और ब्याज दर बढ़ने पर कम उधार लिया जाता है, तो ही हमारी बैंक दर सफल होने वाली है। तो ये हमारे पास ये हुआ पहला जो हमने मेथड डिस्कस किया, वो है बैंक दर। दूसरी चीज देखिए, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होता है, रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय का मतलब है रिजर्व बैंक अपने प्रतिभूतियां, जिसको हम जैसे डाकघर की प्रतिभूतियां, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, उसी प्रकार से रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियां होती है। यानी रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियां वह डॉक्यूमेंट्स है जिन पर रिजर्व बैंक ब्याज देता है। अब देखिए खुले बाजार में रिजर्व बैंक के द्वारा इन प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाता है और इन प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों के द्वारा क्रय किया जाता है। अब मान लीजिए 5% ब्याज दर पर रिजर्व आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियां बेची जा रही है, तो इसका मतलब है अगर व्यापारिक बैंक ये प्रतिभूतियां खरीदते हैं तो उनको कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 5% ब्याज मिलता है। और अगर उन व्यापारिक बैंकों को बाजार में 7% ब्याज मिलता है तो व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, अगर देखिए 7 क्या, वहां पर मान लीजिए 9% ब्याज मिलता है तो 4% का अंतर होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियों को नहीं खरीदना चाहेंगे और वो पैसे को कहां उधार देना चाहेंगे, प्राइवेट लोगों को उधार देना चाहेंगे, क्योंकि उनसे उनको 4% का मार्जिन मिलता है। अब मान लीजिए आरबीआई बढ़ाकर इसको 8% कर देता है और बाजार की ब्याज दर 9% है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियों को खरीद लेंगे, क्योंकि यहां इन रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा कराने से व्यापारिक बैंकों को ऋण, वो पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। जबकि प्राइवेट लोगों को अगर वह उधार देते हैं तो ऋण की पुनर्वसूली संदिग्ध होती है। हो सकता है कि वो प्राइवेट वाला वापस पैसा दे या नहीं दे। तो अगर किसी समय बाजार से रिजर्व बैंक को पैसा हटाना है, यानी मुद्रा की पूर्ति को कम करना है, बाजार से मुद्रा का संकुचन करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर बढ़ा देगा। जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो जो व्यापारिक बैंक है वो बजाय पब्लिक को उधार देने के अपने पास जो एक्सेस पैसा होगा उसको वह रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियों में लगाना पसंद करेंगे। यानी वो क्या करेंगे, जब वो रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदना चालू कर देंगे, जब खरीदना चालू करेंगे तो पैसा व्यापारिक बैंकों से रिजर्व बैंक में चला जाएगा, यानी बाजार में पैसा कम हो जाएगा, तो वहां मुद्रा की पूर्ति पर संकुचन हो जाएगा। जब बाजार में पैसे की मात्रा कम हो जाएगी तो देश में कीमतें कम हो जाएगी। किसी समय रिजर्व बैंक को ये लगता है कि बाजार में पैसे की आवश्यकता है, बाजार में मंदी की गिरफ्त है, बाजार में फ्लो ऑफ मनी बढ़ना चाहिए, मुद्रा की पूर्ति बढ़नी चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा कि ये प्रतिभूतियों को खरीदना चालू कर देगा। खरीदना किस प्रकार से चालू करेगा, ये इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगी तो व्यापारिक बैंक देखेंगे कि बजाय रिजर्व बैंक से कम, रिजर्व बैंक के पास अपन ने जो पैसा रखा हुआ है प्रतिभूतियों में,
वो कम ब्याज दे रहा है तो व्यापारिक बैंक उस प्रतिभूतियों को वापस रिजर्व बैंक को बेचना चालू कर देंगे। यानी ये एक तरह से रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को खरीदना चालू कर देगा। तो पैसा जो रिजर्व बैंक में पड़ा था वो पैसा व्यापारिक बैंक के पास आ जाएगा, और जब व्यापारिक बैंक के पास पैसा आएगा तो व्यापारिक बैंक वह किसी को कार खरीदने के लिए लोन देंगे, किसी को मकान बनाने के लिए लोन देंगे, किसी को इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन देंगे, किसी को और काम के लिए वो पैसा उधार देंगे। तो धीरे धीरे वह पैसा बाजार में आएगा। तो इस प्रकार से खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से भी रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। यानी खुले बाजार में आवश्यकता पड़ने पर ये पैसे को सोख कर बाहर निकाल लेता है। अगर मान लीजिए उसको मुद्रा की पूर्ति को संकुचित करनी है तो यह खुले बाजार की क्रियाओं में इन प्रतिभूतियों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो बैंकों के द्वारा इन प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा, तो बाजार से पैसा सोख कर किधर आ जाएगा, रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा, और बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। अगर किसी समय उसको मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है तो इन प्रतिभूतियों को खरीदना चालू कर देगा, तो प्रतिभूतियों के कागज तो रिजर्व बैंक के पास आ जाएंगे, इसके बदले पैसा किधर चला जाएगा, बैंकों में। बैंकों के माध्यम से मार्केट में पैसा अधिक मात्रा में चला जाएगा। इस प्रकार से रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से साख की मात्रा को या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का काम कर सकता है। तो खुले बाजार की क्रियाएं के लिए हम कह सकते हैं कि किसी देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है उसको खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। अब देखिए इसकी सीमाएं क्या है। इसकी सीमाएं यह है कि जब प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दर बढ़ाई जाती है तब बैंकों के द्वारा उन प्रतिभूतियों को खरीदने में रुचि दिखाई जानी चाहिए। कई बार क्या होता है, देश में बहुत आशावादी माहौल है। आशावादी माहौल का मतलब है हर तरफ समृद्धि का काल है, हर तरफ कीमतें बढ़ रही है, कीमतें बढ़ने से उद्यमियों को लाभ बढ़ रहे हैं, लाभ बढ़ रहे होते हैं तो वो नया निवेश करने के लिए अधिक ब्याज दर पर भी पैसा उधार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से ब्याज दर बढ़ाकर ये प्रयास किया जाता है कि बाजार से पैसा कम किया जाए, पर अगर अति आशावादी माहौल है तो ऐसी स्थिति में खुले बाजार की क्रियाएं बहुत ज्यादा सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्याज दर बढ़ भी जाएगी तो ब्याज दर बढ़ भी जाएगी तो हो सकता है ग्राहक बैंकों से पैसा उधार लेते रहे। तो पहली चीज ये कि बैंकों का खुले बाजार की क्रियाएं तभी सफल होगी जब बैंकों के पास जो उधार देने वाला नगद कोष है वो कम हो। यानी बैंक क्या करे, ये जो प्रतिभूतियां हैं इनके लाभ का आकर्षण लेकर इनमें निवेश करना चालू कर दे। दूसरी चीज, प्रतिभूतियां पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। प्रतिभूतियां बैंक के पास बहुत कम मात्रा में है और वो ब्याज दर बढ़ा भी देता है, पर प्रतिभूतियां थोड़ी सी है तो वह बाजार से पैसे को कलेक्ट नहीं कर सकता। मांग जितनी है, प्रतिभूतियों की मांग और पूर्ति में संतुलन होगा तो ही ये क्रिया सफल होगी, इसके अलावा सफल नहीं होगी। तीसरी चीज कि इन प्रतिभूतियों के हिसाब से बैंकों के द्वारा जो ऋण देने की नीति है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। बैंकों को ये लगना चाहिए कि हमको रिजर्व बैंक की प्रतिभूति में निवेश करने से ज्यादा फायदा है बजाय बाजार में लोगों को उधार देने से, तभी ये जो पद्धति है खुले बाजार की क्रिया वो सफल हो पाएगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के पास असीमित प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की शक्तियां भी उनके पास पावर भी होनी चाहिए, तभी ये सफल हो पाएगी। बाकी हमने एक मोटा एक तरीके से समझा कि किस प्रकार से खुले बाजार की क्रियाएं काम करती है। इसके बाद देखिए एक तीसरी जो चीज है साख नियंत्रण की, जो कि मात्रात्मक। देखिए मात्रात्मक का मतलब है वह विधियां जिससे साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो बैंक दर के माध्यम से साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होगा, खुले बाजार की क्रियाओं में भी अगर बैंकों के द्वारा ब्याज दर ज्यादा दी जाएगी तो बाजार में अगर रिजर्व बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों पर ज्यादा ब्याज दर दी जाएगी तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा इनको खरीदा जाएगा तो मार्केट से पैसा आउट होगा। अगली चीज है नगद कोषानुपात में परिवर्तन। CRR क्या होता है, व्यापारिक बैंकों के पास जितनी जमा राशि है उसका एक निश्चित प्रतिशत भाग उनको रिजर्व बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। अब ये भाग लगभग 5 से 15% तक हो सकता है। अब मान लीजिए ये CRR वापिस समझिए, ये है नगद कोषानुपात। नगद कोषानुपात का मतलब है व्यापारिक बैंकों के पास जितने भी उसके पास जमा राशि होती है उस जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग
व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक में जमा कराना पड़ता है। और ये कितना परसेंट जमा कराना होगा ये रिजर्व बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब मान लीजिए ये 5% रिजर्व बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो 95% पैसा व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए उपलब्ध रहता है। अगर सीआरआर बढ़ाकर रिजर्व बैंक 10% कर देता है तो अब इनके पास 90% ही उधार देने के लिए बचता है। और अगर सीआरआर बढ़कर आरबीआई 15% कर देता है तो इनकी 85% ही बचता है। यानी कहने का तात्पर्य सीआरआर ज्यादा होगा तो व्यापारिक बैंकों के उधार देने की क्षमता कम होगी, और अगर सीआरआर कम होगा तो व्यापारिक बैंकों के उधार देने की क्षमता ज्यादा होगी। इसको हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए सीआरआर जब ज्यादा है तो उनके उधार देने की क्षमता कम है, और रिजर्व बैंक सीआरआर को कम कर देता है तो उधार देने की क्षमता व्यापारिक बैंकों की क्या हो जाती, बढ़ जाती है। तो ये तरल नगद कोषानुपात जो है वह राशि होती है जिसे व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। मान लीजिए 100 रुपए व्यापारिक बैंक के पास, मान लीजिए व्यापारिक बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए, 100 रुपए जमा हुए और सीआरआर जो है वो 10% है, तो 100 रुपए में से 10 रुपए तो उसको आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे और 90 रुपए उसके पास रहेंगे। तो 100 रुपए में से 10 रुपए आरबीआई के पास जमा होंगे, 90 रुपए उसके पास पड़े हैं तो 90 रुपए से ही वह उधार दे पाएगा। और अगर मान लीजिए इसको बढ़ा देते हैं तो उसको उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। अगर सीआरआर 1% ही हो जाए तो 99 रुपए उसके पास उधार देने के लिए बच रहे हैं। इस प्रकार से सीआरआर के माध्यम से भी रिजर्व बैंक के द्वारा बाजार में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब इसको समझने की बात है कि किसी समय अगर देश में मुद्रा का प्रसार करना हो, देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना हो, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को कम करेगा, उससे सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर किसी समय रिजर्व बैंक को ये लगता है कि बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और कीमतों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, तो वो क्या करेगा, वो यूं करेगा कि सीआरआर को बढ़ा देगा। सीआरआर को बढ़ा देगा तो सप्लाई ऑफ मनी बाजार में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से नगद कोषानुपात या नगद निधि अनुपात में परिवर्तन के माध्यम से भी रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा देखिए एक और साख नियंत्रण की जो महत्वपूर्ण विधि है उसको हम जानते हैं तरल कोषानुपात। तरल कोषानुपात वह राशि है जो व्यापारिक बैंकों को खुद को अपने पास नगद रखनी पड़ती है। देखिए व्यापारिक बैंकों के पास बहुत सारे लोग पैसा जमा कराने के लिए आते हैं। अगर जितना भी पैसा है व्यापारिक बैंक सारा का सारा उधार दे दे तो जो जमा व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति ने पैसा जमा कराया है, वो आकर अगर रिजर्व वापस व्यापारिक बैंक से कहता है कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप मेरा पैसा वापस दे दीजिए, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक बैंक कहां से देंगे, कहीं तो ऐसा अगर वो व्यापारिक बैंक हाथों हाथ कराए तो वापस पैसा नहीं दे पाते हैं तो बैंक के फेल होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया है कि व्यापारिक बैंकों को जितने भी उनके पास जमा राशि के पास नगद रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं तरल कोषानुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कानूनी वैध अनुपात। यानी जितना पैसा उनके पास जमा हुआ व्यापारिक बैंकों के पास जो जमा हुआ पैसा है उससे पहले तो उनको रखना पड़ेगा सीआरआर और दूसरा रखना पड़ेगा एसएलआर, ये रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ये खुद के पास कैश रखना पड़ता है। तो अब क्या होता है, व्यापारिक बैंक कितना कैश रखेंगे ये भी कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। मान लीजिए रिजर्व बैंक ये कहता है कि व्यापारिक बैंकों के पास जितना जमा है उस जमा का उनको 20% नगद रखना होगा, तो अब 80% ही वो उधार दे पाएंगे। और अगर किसी समय यूं लगता है, अगर रिजर्व बैंक को ये लगता है कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, कीमतों पर मुद्रास्फीति की स्थिति है, कीमतों को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, तो आरबीआई कह देता है कि आरबीआई ये कह देता है आपको 35% नगद रखना है, तो अब व्यापारिक बैंकों के पास 65% पैसा ही ऐसा होता है जो जमा राशि का जिसको कि वह उधार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, उसके माध्यम से भी रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रख सकता है। देखिए एसएलआर अगर ज्यादा होगा, अब आप देखिए
ये हमारा मुद्रा SLR 1 है, तो ज्यादा है तो देश में उधार कम दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को मान लो ये 40% है तो अब ये 60% ही उधार दे पाएंगे, और SLR 20% है तो ये 80% उधार दे पाएंगे। इस प्रकार से स्टैट्यूटरी जो तरल कोषानुपात है उसमें परिवर्तन के माध्यम से भी रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि कब वो साख का विस्तार करना चाहता है, कब साख का संकुचन करना चाहता है। अगर किसी समय देश में मंदी की स्थिति है और साख का विस्तार करने की आवश्यकता है तो रिजर्व बैंक एसएलआर को घटा देगा। एसएलआर को घटा देगा तो बैंकों के उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी। उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी तो वो लोगों को ज्यादा उधार देंगे, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मंदी से रिकवर करेगी। किसी समय अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति है, मुद्रा स्फीति की स्थिति है, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहां उस समय वो रिजर्व बैंक एसएलआर को बढ़ा देगा। एसएलआर को बढ़ा देगा तो बैंकों के उधार देने की क्षमता कम हो जाएगी, तो बाजार में बैंकों के द्वारा उधार कम दिया जाएगा, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। इस प्रकार से ये जो एसएलआर है और सीआरआर है, इन दोनों के माध्यम से सामान्य 5 से 15% तक किया जाता है, और इसको हमने 20 से 38% तक किया। हम ये बोलते हैं 20 से 40% तक इसको हमने रेंज में रखा। इसके माध्यम से हम साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियां जो है उसमें 4 विधियों को हमने डिस्कस किया। मात्रात्मक विधि में 5वीं विधि के रूप में रेपो रेट को जाना जाता है। रेपो रेट से तात्पर्य वह रेट है जिस पर केंद्रीय बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा देश की राज्य सरकारों को, देश की केंद्रीय सरकार को या व्यापारिक बैंकों को उधार दिया जाता है। यहां देखिए समझने की बात है कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है या उधार देता है, पर रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर केंद्रीय बैंक के द्वारा देश की केंद्र सरकार को, देश की राज्य सरकारों को अथवा व्यापारिक बैंकों को, प्राइवेट व्यापारिक बैंकों को, सरकारी व्यापारिक बैंकों को उधार दिया जाता है। तो जब रेपो रेट जो होती है, रेपो रेट पर क्या होता है, दोनों को उधार मिलता है। तो अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट है, ये रेपो रेट पर उधार लेते हैं। अब मान लीजिए ये रेपो रेट ज्यादा है, रेपो रेट का मतलब है रेपो रेट अगर 7% है तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पैसा उधार कम लिया जाएगा। जब कम लिया जाएगा तो बाजार में फ्लो ऑफ मनी कम होगा, यानी बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। किसी समय अगर रेपो रेट गिर जाती है, रेपो रेट अगर ये 3% कर दी, तो जब कम ब्याज दर पर उधार मिलता है तो केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा या प्राइवेट बैंकों के द्वारा या व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक मात्रा में उधार लिया जाता है, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से रेपो रेट का भी उल्टा संबंध है। रेपो रेट का बाजार की मुद्रा की पूर्ति से उल्टा संबंध है। रेपो रेट कम है तो क्रेडिट ज्यादा होगी, साख ज्यादा होगी, और रेपो रेट ज्यादा होगी तो साख की मात्रा कम होगी। यहां हमने लिया साख की मात्रा। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब है, अगर मान लीजिए राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, व्यापारिक बैंक है, इनके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को वह क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक में जमा करा देते हैं। केंद्रीय बैंक उनको जो ब्याज दर देता है उसको रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अगर किसी समय बाजार से मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो जब ब्याज दर ज्यादा मिलती है तो सरकारें अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करा देती है, या केंद्र व राज्य सरकारें या बैंक के द्वारा पैसा, या वित्तीय संस्थाएं जैसे LIC है, IDBI है, औद्योगिक विकास से रिलेटेड संस्थाएं, ये सब संस्थाएं अपना पैसा RBI में जमा करा देती है। तो बाजार में जब ये पैसा RBI में जमा करा देगी तो बाजार में पैसे की पूर्ति कम होगी। इस प्रकार से ये कुछ हमने 6 मात्रात्मक उपाय डिस्कस किए, जिसमें बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात में परिवर्तन है, तरल कोषानुपात में परिवर्तन है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। रिजर्व बैंक के द्वारा हर 3 महीने में इन रेटों को, चाहे बैंक दर हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे SLR हो, चाहे CRR हो, रिवर्स रेपो रेट हो, इन सब का परिवर्तन किया जाता है। और कहा जाता है कि 0.25% परिवर्तन से भी कोई लाखों करोड़ों रुपए की बाजार में नकदी
कम और ज्यादा हो जाती है, तो ये जो उपाय है इनको मात्रात्मक उपाय के रूप में जाना जाता है। हम अगले अपने वीडियो में शाक नियंत्रण के गुणात्मक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।